हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश पेडागोजी की शक्तिमान क्लास। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी हमने क्लासेज की है, अब तक मैंने 4 क्लासेज इंग्लिश पेडागोजी की अपलोड कर दी हैं, वो जाके आप देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टेट पर व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नोट्स चाहिए तो। ठीक है, नोट्स की कोई कॉस्ट नहीं है, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए बोल रहे थे। तो देखिए, मैं ना मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं बनाती हूँ, या फिर इतने ज़्यादा है कि आप उसमें पजल हो जाओगे। मैं बुक से पढ़ती हूँ और बुक से ही आपके टॉपिक्स को कवर किया है। जितने भी मैंने टॉपिक्स आपका देखा कि पीजीटी या टीजीटी में क्या क्या टॉपिक मैथमेटिक्स का आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं और बुक से ही मैंने टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप मैथ के नोट्स मत मांगिए, जितना हो सके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस अब इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स से पढ़ो, क्योंकि नोट्स में आप उलझ जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप बुक्स ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हो। तो आप जितना हो उसके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर टॉपिक कवर करने हैं तो मैंने 4 क्लासेस मैथमेटिक्स की दे दी हैं, एक क्लास बाकी रहती है, वो भी शाम तक दे देंगे। ठीक है, या कल तक आपकी मैथमेटिक्स की क्लास आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की आज की जो क्लास है। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, एक और बात की मैं ना आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाती जाऊंगी, लिखूंगी बहुत कम, और आप मेरी लिसनिंग पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज भाषा होती क्या है। साथ साथ ये हिंदी की भी चलेगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो टॉपिक है ना वो सेम है। ठीक है, तो आप मत सोचना कि इंग्लिश की पेडागोजी दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों बोल रहे। हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ये। ठीक है ना, भाषा क्या होती है, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा क्या होती है, देखो हमारे थॉट्स होते हैं। ठीक है ना, थॉट होता है, फीलिंग होती है। ठीक है, फीलिंग्स होती है, कम्युनिकेशंस का माध्यम होता है कि हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम दूसरों के सामने अपनी बातों को रख पाते हैं। तो वही क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्लासेस में बता दिया कि लेटर कितने होते हैं। इंग्लिश में लेटर होते हैं 26, साउंड कितनी होती हैं 44, 20 + 24। ठीक है ना, ये 20 आपकी वोवल साउंड होती है और 24 आपकी कंसोनेंट साउंड्स होती है। ठीक है, इसमें आपके 12 आपके प्योर वोवल होते हैं और 8 आपके डिप्थिक वोवल्स होते हैं। ठीक है, एक आता है सिंटेक्स क्या होता है, सिमेटिक क्या होता है, और मॉर्फिक क्या होता है। ये क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, ये डिटेल में भी हमने करवा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स क्या होता है, फिर आएगा सिमेटिक क्या होता है, और एक है मॉर्फिम क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंटेक्स क्या होता है, लैंग्वेज को सिस्टमेटिक पैटर्न में हम जिसको लिखते हैं, लैंग्वेज को जैसे हम सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी, फिर ये क्या है हमारा एक सिस्टमेटिक है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक होता है सिमेटिक, सिमेटिक होता है मीनिंग के रूप में। ठीक है ना, अर्थपूर्ण, जब हम एक मीनिंग के रूप में सही तरीका निकालेंगे। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सी फूड, सी ड्रिंक्स फूड, सी ड्रिंक्स फूड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ये सिंटैक्स के रूप में, सिस्टम स्ट्रक्चर के रूप में तो ये गलत नहीं है ना, लेकिन ये सिमेटिकली गलत है। क्यों, क्योंकि फूड को खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, खाया जाता है। तो ये क्या है, जहाँ पे आपका अर्थ एरर पूछ सकते हैं कि ये सिमेटिकली गलत है या सिस्टमेटिकली गलत है। सिस्टमेटिकली में आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा और सिमेटिकली में आपका अर्थ सही होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो ना उसका मीनिंग सही होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है मॉर्फिम क्या होता है, शब्द जिनके टुकड़े ना कर सके, जिनका मतलब अगर हमने जैसे मान लिया मैंने अनवांटेड लिख दिया, अब मैं इसको अन प्लस वांटेड, वांट प्लस ईडी, ठीक है, ऐसे लगा दूं, तो देखिए टुकड़े करने पर कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। और वैसे अनवांटेड का क्या है, अर्थ है ना। तो मॉर्फिम क्या होता है, जिसके शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, मॉर्फिम हो जाएगा।
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चन आया है ये 4 बार कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अनुसार बोल दे या फिर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र में अगर इनके अनुसार एनसीएफ 2005 या त्रिभाषा के अनुसार आपकी क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के उसमें आ जाए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ या ऑब्जर्वेशनल भी बोल दे, ऑब्जर्वेशनल बोल दे, त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से बोल दे, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड लैंग्वेज आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है ना, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री या फिर इंडिया में के अकॉर्डिंग आ जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड के रूप में आ जाए, तो ये क्या आ जाएगी, ग्लोबल लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश कैसी है या फिर इंडिया में कैसी है, या फिर क्या ये आ जाए मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश का यूज किस तरीके से करेंगे, तो वो ग्लोबल आएगा। 2 बार ये क्वेश्चन आया है, तो दो बार ग्लोबल माना है और 2 बार सेकेंड लैंग्वेज माना है। तो आपको ये समझना है कि सेकेंड लैंग्वेज कब होगा, जब एनसीएफ के अनुसार, ऑब्जर्वेशनल के अनुसार या त्रिभाषा सूत्र के अनुसार इंग्लिश जो है वो सेकंड भाषा है, एंड इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और एक वर्ल्ड के हिसाब से जो इंग्लिश है पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो ये क्या है कि ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इंग्लिश जो है एसोसिएटिव लैंग्वेज है भारत की, है ना, एसोसिएटिव लैंग्वेज है। किसके अनुसार, 343 भाग 2 के अनुसार ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल एसोसिएटिव लैंग्वेज है, ऑफिशियल आप स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। कौन, इंग्लिश क्या है, एसोसिएटिव मतलब सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसके अनुसार, 343 भाग 2 के अनुसार, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से रखती है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से बिलोंग करती है। ये पूछ ले कि कौन सी भाषा परिवार में है, तो इंडो यूरोपियन भाषा में है, ठीक है। इंडिया में 22 भाषाएं हैं, लेकिन इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, आप देख लेना। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश को किस तरीके से बोलते हैं, ओरली बोल सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हो, ओरली सीख सकते हो, बोलकर सीख सकते हो, राइटिंग करके सीख सकते हो, या फिर आप मतलब एक लैंग्वेज भाषा बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप भाषा को पहचानेंगे, रिटन से या फिर शाइन लैंग्वेज होती है, ठीक है। मतलब भाषा के प्रकार क्या है, एक है मौखिक, लिखित और शाइन, ठीक है। अब इसमें आता है कि साइन में भी अपनी ग्रामर होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो अपने साइन में भी, ओरल और रिटन में तो ग्रामर होती ही होती है, साइन में भी अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, लैंग्वेज जो है एक जगह ठहरने वाली नहीं है, एक जैसी नहीं होती है। लिखने के रूप में आर्बिट्रेरी होती है, पढ़ने के रूप में आर्बिट्रेरी होती है, मीनिंग के रूप में भी आपकी आर्बिट्रेरी होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि हाउस लिख दिया, चलो हाउस को कहीं घर बोलेंगे, कहीं मकान बोलेंगे, है ना, कहीं पर आपका मतलब घर मकान, मतलब अलग अलग उसमें बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि देखो यहाँ पे अलग लिखा गया है, यहाँ अलग लिखा गया है, यहाँ अलग लिखा गया, मीनिंग तो एक ही है ना। तो मीनिंग के हिसाब से भी अलग हो सकता है, पढ़ना लिखना ये सब अलग अलग, ये इसीलिए हमने कहा कि लैंग्वेज आपकी क्या है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। ओके, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके आते हैं। लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड वो होते हैं कंटेंट वर्ड बोल सकते हैं इसको, या फिर इंडिपेंडेंट वर्ड बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट जिनका अपने आप में एक अर्थ निकलता है, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं, जो हम डेली रूटीन में हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं ना, वो हमारे फंक्शनल वर्ड होते हैं। एलिप्सिस क्या होती है, जैसे हम बोलते बोलते हम क्या करते हैं कि कोई सेंटेंस हमने बोला और बीच में हमने क्या लगा दिया, डैश डैश डैश, ये होते हैं एलिप्सिस, ठीक है। फिर होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होती है भैया, फोनेटिक्स होते हैं स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का अध्ययन क्या होता है, साउंड का अध्ययन फोनेटिक्स होता है, ठीक है। फोनोलॉजी क्या होता है कि वैज्ञानिक रूप से आप साउंड का अध्ययन करते हो तो हो जाए फोनोलॉजी। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मतलब ग्रामेटिकली आपका सही होना,
ठीक है। फिर मॉर्फीम आता है। मॉर्फीम क्या होता है कि मॉर्फीम होता है कि आपकी जो यूनिट है ना उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। सबसे मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड, मिनिमल यूनिट, सबसे छोटी इकाई है ये, ठीक है। जैसे हमारी ध्वनि होती है ना, ध्वनि में सबसे छोटी इकाई होती है ना, तो वैसे ही मॉर्फीम है कि मिनिमल यूनिट्स है, इसको हम कैन नॉट बी डिवाइडेड, हम इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है भी क्राइंग, बच्चा क्राइंग करता है। ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है कि बच्चा रोता 0 से 2 महीने तक बच्चा रोता ही है, ये मतलब यही उसकी साउंड है। फिर उसके बाद आता है कूइंग। कूइंग मतलब कू कू करना, है ना, कूइंग करता है कब, 2 से लेके मतलब 3 से लेके 5 या 2 से लेके 5, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बबलिंग करना, बच्चा थोड़ा बबलिंग करने लग जाता है, बबलिंग करता है 6 से लेके 8 महीने का, ठीक है। फिर आता है वन वर्ड। 1 ईयर में, 1 साल में बच्चा कितना सीखता है, 1 साल में बच्चा 3 वर्ड सीखता है। 2 साल में बच्चा कितना सीख जाता है, 272 वर्ड सीख जाता है। 3 साल में, 3 साल के 900 वर्ड के लगभग सीख जाता है। 4 साल में 1600 के लगभग वर्ड सीख सकता है। और 5 साल में आपका 2072 वर्ड सीख सकता है। लगभग 2000 के आसपास आपके वर्ड सीख सकते हैं। क्लियर। एक आता है साइट वर्ड। क्या होता है साइट वर्ड होता है जैसे हम किसी भी वर्ड्स को हम फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो आप एकदम से बोलोगे कि मैम ये पेन है, ठीक है ना। तो एकदम से फ्रीक्वेंटली आपके मतलब जो कि हम डेली यूज में हम जिन चीज़ों को करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली बोल लेते हैं, उनके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारा साइट वर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब ये भी कई बार आया है कि रीलिया क्या है, रीलिया TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। जैसे हम किसी चीज को हम दिखा करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या है, जैसे मैंने पढ़ाया कि आपको ये पेन है, हम मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स में अगर मान ली इसको काट दे तो ये क्या है, मेरा सिलेंडर है। तो हम दिखाकर, ऑब्जेक्ट्स को दिखा करके हम किसी चीज को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाकर, अच्छे से दिखाकर। ओरिजिनली हम जिन चीजों को पढ़ाते हैं वो होता है रीलिया, ठीक है। ये किस में आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, ठीक है। तो ये शब्द जहां पे आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से होगा। अब हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज होती है ना वो चेंज होती रहती है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, रिजिड नहीं होती, रिजिड नहीं होती है। ये कई बार आया है कि रिजिड होती है क्या, ना, हाँ नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी होती है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है। कहते हैं ना कि 4 कोस पे बदले पानी, 2 कोस पे वाणी। तो हर एक जगह पे लैंग्वेज क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये क्या होती है, रिजिड नहीं होती, एक जगह एक फिक्स नहीं होती है लैंग्वेज, ठीक है। अगर रिजिड शब्द आ जाए तो उसको एकदम से काट देना है ऑप्शन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज को हम अधिक अर्जित कैसे करेंगे। तो देखिए लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरी भाषा होती है, इंग्लिश क्या है, हमारी दूसरी भाषा है। अर्जित करना क्या होता है कि सबसे पहले इसी बात को समझो, एक्विजिशन करना क्या होता है कि भाई देखो LED दिया था, LED किसने दिया था, चलो ये मुझे बता दो, LED किसने दिया था। अब अगर आपने क्लासेस देखी है ना पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, या फिर आपने पेडागोजी की क्लासेस देखी है CDP में, मैंने LED का कम से कम 20 बार नाम लिया है। ये किसने दिया था, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जित करना, ठीक है। अर्जित करने का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी माहौल में रहते हैं, जैसे हम हमारे घर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारे घर का जैसा माहौल होता है, हम अनुसरण करके हम नॉर्मली अर्जित कर जाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। वातावरण से जो चीज़ें मिलती हैं हम आसानी से जिन चीज़ों को पा लेते हैं वो होता है अर्जित करना। और लर्निंग का मतलब होता है कि भैया हम लर्निंग करेंगे, लर्निंग का मतलब होता है टारगेट करना है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसको हमें सीखना पड़ता है, जिस चीज को हमें सीखना पड़े वो हमारी टारगेट गोल होता है, ठीक है ना। और एक्विजिशन होता है जो हमें आसानी से बिना एफर्ट्स के ही हमें जो चीजें मिल जाए वो एक्विजिशन होती है, ठीक है। फिर आता है कि जो दूसरी भाषा होती है, जो इंग्लिश जो है हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। फिर कहते हैं कि क्या सेकंड लैंग्वेज एक्वायर की जा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। कि क्यों एक्वायर कर सकते हैं, ये किसने कहा है, ये कहा है देखिए सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो, एक्वाइजेशन कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो, समझाऊंगी किसने कहा है, स्टीफन क्रेसन, ठीक है। स्टीफन क्रेसन ने ये कहा है कि भाई आप मान लीजिए कि अभी आपके बच्चे कहाँ चले जाए, लंदन में चले जाए। अब वो क्या बोल रहे हैं, हरियाणवी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जैसा आपका माहौल है वैसा ही बोल रहे हैं,
ठीक है। फिर वो लंदन में चले गए, फिर वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वहीं पे वो रहने लग गए, वहीं का माहौल उन्होंने अपना लिया है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ की भाषा को आराम से एक्वायर कर लेंगे। अब जैसे ही वो जाएंगे तो उनके लिए वो टारगेट लैंग्वेज होगी, क्योंकि उन्हें वो सीखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वो जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल के अनुसार वो चीज़ों को अर्जित करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम सेकेंड लैंग्वेज को अर्जित कर सकते हैं, किसने कहा है, स्टेफन क्रेशर ने कहा है। ठीक है। हम लर्निंग किस तरीके से करेंगे, या भाई मेमोराइज करके करेंगे या फिर सिस्टमेटिक तरीके। मेमोराइज करके हम रट्टे मार के भी याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को किस तरीके होते हैं याद करने के, अपने अपने सबके तरीके हैं। या फिर सिस्टमेटिकली ग्रामरिकली, जैसे हमारी ग्रामर है कि हम एक पैटर्न वाइज में, एक स्ट्रक्चर में हम चीज़ को सीखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हम उस तरीके से सीख सकते हैं। बस ये क्या है, लर्निंग किस तरीके से करेंगे, मेमोराइजेशन से करेंगे या सिस्टमेटिक करेंगे। ठीक है। फिर आता है स्किल्स। ये भी बहुत बार बता दिया है, LSRW। ठीक है। हम लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे। लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग को हम गृहीत कौशल बोलते हैं, गृहीत, हम इसको रिसेप्टिव स्किल्स बोलेंगे। ठीक है। और बोल के या लिख के हम इसको प्रोडक्टिव बोलेंगे। ठीक है। हम प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे, या फिर हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है। तो एल और लर्निंग हम पढ़ेंगे, मतलब सीखेंगे कैसे, या तो हम सुनेंगे किसी की या फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है। या तो आप मुझे सुन रहे हो या मेरी देखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हो, है ना। या फिर हम बताएंगे कैसे, मैं कैसे बता रही हूँ, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, राइट करके बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट करना, किसी को अपनी बातें बताना। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आता है रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम। रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। रीडिंग कर सकते हैं हम लाउड बोल के कर सकते हो, ठीक है ना। ओरल बोल, जोर जोर से लाउडली बोल के कर सकते हो, ओरली धीरे धीरे बोल के कर सकते हो, या फिर आप साइलेंट रीडिंग भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है इंटेंसिव रीडिंग्स। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, देखिए मैं एक बार लिख ही लेती हूँ। एक होता है ओरल रीडिंग, ठीक है, एक होता है लाउड रीडिंग, एक साइलेंट रीडिंग, फिर आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, ये आते हैं क्वेश्चंस। इंटेंसिव रीडिंग होती है गहन अध्ययन, गहन रूप से पढ़ना। ठीक है ना। गहन रूप से पढ़ना क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। कोई भी आप मान लीजिए लेसन पढ़ रहे हो, उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम की आप शुरू में तैयारी करते हो, तो आप क्या पढ़ते हो, इंटेंसिव तरीके से पढ़ते हो, कि आप उसको एक एक चीज को कवर करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गहन रूप से पढ़ना क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। इंग्लिश, हिंदी में क्या आ जाएगा आपका, हिंदी में आ जाएगा आपका गहन रूप से पढ़ना। ठीक है। फिर आता है एक्सटेंसिव, इसको यहीं देख लो, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है भैया, यह होता है व्यापक रूप से पढ़ना। व्यापक रूप से पढ़ना, जैसे कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, है ना। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हो, थ्रोली पढ़ लेते हो, नोवेल को पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, तो ये व्यापक रूप का, कंप्रिहेंसिव पढ़ते हो, तो ये क्या है, सरसरी नज़र से जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो इनका मतलब होता है हम गहराई में जाते हैं। एक्स मतलब हम बाहरी रूप से पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। तो एक्सटेंसिव आ जाए व्यापक रूप से पढ़ना, इंटेंसिव आ जाए आप गहन रूप से पढ़ रहे हो। क्लियर। ओके। अब देखिए, एक होता है स्कीमिंग, एक होता है स्कैनिंग, एक होता है इनफेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव, एक होता है प्रूफ रीडिंग। ठीक है। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग होता है किसी भी न्यूज को, मतलब कोई भी रीडिंग होती है, रीडिंग क्विकली टू गेट जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे हम क्विकली हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम पढ़ेंगे ना, वो हो जाएगा आपका स्कीमिंग। मतलब जर्नली आप पढ़ लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने, कोई नोवेल पढ़ ली, तो ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। एक होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में आप क्या करोगे, फाइंड आउट द पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को उठाते हो ना, उसको हम बोलेंगे, मान लीजिए कोई मेन मुद्दे को उठाना, कोई भी मान लीजिए मुद्दा चल रहा है आपका, उस मुद्दे में से कुछ मेन टॉपिक को उठाना, वो क्या आ जाएगा, आपका स्कैनिंग हो जाएगा। क्लियर। उसी मुद्दे के हार बार तो सारी चीजें चल रही होती है ना, तो स्कैनिंग क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पीस ऑफ
इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और जनरल इन्फॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, स्कीमिंग हो जाएगा। फिर आता है इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है कि किसी आपने क्या किया, कोई टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट के एक पार्ट को पढ़ना, मतलब आपने पूरा लेसन दे रखा है, आपको कंप्लीट लेसन दे रखा है, उस लेसन में से मतलब एक 3-4 पहरे दे रखे, उस पहरे में से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ना ताकि आपको एक टाइटल मिल जाए, ठीक है ना। फिर आप जैसे भी आप कंप्रेहेंसिव पढ़ते हो तो कंप्रेहेंसिव में आप किसको ढूंढते हो, एक टाइटल को तो ढूंढते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फेरेंशियल कंप्रेहेंसिव, ठीक है। फिर आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में आप क्या करते हो, रीचेक करते हो कि आपने सही से काम किया है कि नहीं किया है, तो ये होता है रीचेक टाइप, ठीक है। फिर ये सारे के सारे टॉपिक्स ना आए हुए हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि पेडागोजी स्टेट में तो अभी लगी हुई है, पहले डीएसएसबी में, केवीएस में और आपके सीटेट में पहले से ही लगी हुई है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। फिर आता है नोट मेकिंग क्या होता है और नोट टेकिंग क्या होता है। एक होता है नोट टेकिंग, एक होता है नोट मेकिंग। नोट टेकिंग होता है की पॉइंट लिखना। की पॉइंट का मतलब क्या होता है भैया, जैसे हमने क्या किया, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, और ये पूरी इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी का क्या है, की पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और नोट मेकिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ की नए तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो टाइम से, जिस चीज़ को हम बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका नोट मेकिंग हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक होता है पैराफ्रेजिंग, ठीक है। ये होता है क्या, पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि अपने आइडिया जो है मतलब खुद के आइडिया खुद की स्टाइल से लिखना। आपके खुद कुछ मान लीजिए एक टॉपिक ले लिया हमने, आपका कुछ अलग से आइडिया हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, किसी और का कुछ अलग हो सकता है, तो क्या है अपने आइडियाज कुछ भी लिखना, तो अपने तरीके से लिखना, अपने तरीके से आइडियाज लिखना, तरीके से खुद के आइडियाज लिखना, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पैराफ्रेजिंग हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं राइटिंग टाइप क्या होगी। ये तो थे हमारे रीडिंग्स टाइप, अब हम करेंगे राइटिंग टाइप। राइटिंग टाइप्स क्या हो सकते हैं, देखिए राइटिंग टाइप है एक्सपोजिटरी वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। देखिए पहला है एक्सपोजनरी विवरणात्मक, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपोज करना किसी चीज को, किसी भी एक स्पेशल टॉपिक पर लिखना, जैसे हमने दहेज पर लिख दिया, जैसे हमने जनसंख्या पर लिख दिया, कोई हमने टॉपिक किया तो उस चीज को हमने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सपोजनरी, ठीक है। तो ये विवरण करेंगे हम किसी एक टॉपिक का, दहेज पे लिख दिया, जनसंख्या पे लिख दिया, कोई एक हमने टॉपिक दे दिया तो उसके ऊपर आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, वर्णन करना, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन हो गया, किसी स्थान के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वर्णन हो जाएगा। वृत्तांत क्या होता है, ये होता है नैरेटिव। नैरेटिव होता है वृत्तांत, कोई मान लीजिए किसी कोई कहानी लिखनी, ठीक है, किसी के बारे में बताना, तो ये होता है जैसे आप कहीं पे घूम के आए हो, तो घूम के आने के बाद आप कंप्लीट उसके बारे में वृत्तांत नैरेटिव कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका वृत्तांत हो जाएगा। फिर आता है परसुएसिव, प्रभावपूर्ण लिखना, मतलब कुछ ऐसा लिखना, जैसे एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, स्कूल में एप्लीकेशन दे रहे हो या फिर कहीं पर भी आप एप्लीकेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे कैसे वर्ड्स लिखोगे, मतलब दूसरे के ऊपर प्रभाव जोड़े, ठीक है। फिर आता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब आप जैसे मैसेज करते हो मेरे लिए, जब क्लास के नीचे जो मैसेज आते हैं ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मोटिवेट मिलता है मुझे, तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए क्लासेस बनाती हूँ। अब नहीं लिखना है, मैं नहीं कहूँगी कि क्लास आप कमेंट करो ना करो, बस आप पढ़ाई करो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो, नहीं कहूँगी कि मैसेज करो, बस क्लास एग्जाम पास कर दो, एग्जाम पास के बाद ही लिखना, ठीक है। क्रिएटिव क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना, क्रिएटिविटी दिखाना, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगा। तो राइटिंग टाइप्स आपकी क्या है, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और परसुएसिव आपकी प्रभावपूर्ण हो सकती है और क्रिएटिव हो सकती है, ठीक है। हिंदी में आपका वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विवरण आप किसी एक टॉपिक का करेंगे, वर्णनात्मक किसी घटना का करेंगे, वृत्तांत आप किसी की कहानी सुनाएंगे, मतलब नरेट करेंगे किसी चीज को, प्रभावपूर्ण हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है। क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे कि अप्रोच कौन सी है।
किस किस अप्रोच से आप पढ़ा सकते हो। स्ट्रक्चरल अप्रोच से पढ़ा सकते हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, फंक्शनली आप पढ़ा सकते हैं, टॉप टू डाउन पढ़ा सकते हो। तो देखो अप्रोच का मैंने कंप्लीट क्लास ले रखी है, जो सेकंड क्लास थी आपकी अप्रोच से रिलेटेड थी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, टॉप टू डाउन क्या होता है कि पहले आप पोएम पढ़ाओगे, फिर उसके मतलब पैराग्राफ पढ़ाओगे, फिर आप सेंटेंस पे आओगे, फिर सेंटेंस पे आके वर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, तो पहले आप वो चीजें पढ़ाओगे जो आपने मतलब ये टॉप टू डाउन में क्या होता है कि आपको पता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, मतलब कंप्लीट सिलेबस कराने के बाद आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ा देते हो, तो वो क्या होता है टॉप टू डाउन। मतलब फिर क्या आ गया बॉटम टू अप। बॉटम टू अप में पहले वर्ड बताओगे, पहले आप नई चीजें सिखाओगे। बॉटम में आप क्या करते हो, छोटी क्लासेज में नई नई चीजें सिखाएंगे, फिर आप अप तक चले जाओगे। ठीक है, पहले नाउन सिखाओगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर इस तरीके से करके आप अप पे चला जाओगे। तो ये क्या हो गया बॉटम टू अप। इनपुट क्या होता है कि मैं आप लोगों को कोई नई चीजें सिखा रही हूँ, अब क्या कर रही हूँ, मैं आपको इनपुट दे रही हूँ। ठीक है, फिर आता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है कि बच्चे और टीचर दोनों ही इसमें एक्टिव रहते हैं। टीचर बताता है तो बच्चे भी उसके बीच बीच में आपस में इंटरेक्ट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। मेथड क्या होती है, मेथड होता है विधियां। जैसे आपकी इंडक्टिव विधि होगी, डिडक्टिव विधि होगी, इंडक्टिव डिडक्टिव होगी, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब आपकी व्याख्यान विधि होगी। तो ये क्या है, वो है आपकी विधियां। विधियां क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, हर जगह पे वो सारी चीजें पढ़ाते, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, मतलब कंटेंट सबका क्या होता है, एक होता है। ठीक है, लेकिन उनका सभी का मेथड अलग अलग हो सकता है। अप्रोच क्या होता है कि तरीका, जैसे किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी का पढ़ाने का तरीका, मेरा तरीका अलग है, किसी और टीचर का अलग होगा। तो जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, अपने खुद का जो वे होता है पढ़ाने का, वो होता है आपका अप्रोच। फिर आते टेक्निक्स। क्या होती है टेक्निक्स, क्या होती है कि भैया मैं जिन अप्रोच से पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, किस किस टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हो। आप सर्वदर्शी सामग्री का यूज कर सकते हो, मतलब आप TLM का यूज करते हो ना, वो क्या हो जाएंगे, वो टैक्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टेफन क्रेसर कौन है। स्टेफन क्रेसर ने आपको दी है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। तो ये भी आ सकता है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी किसने दी थी, स्टेफन क्रेसर ने दी थी। इसने 5 हाइपोथेसिस बताई है जिससे कि आप टारगेट लैंग्वेज को भी सीख सकते हो, जो कि आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, जो कि आप अभी लर्निंग कर रहे हो, तो उसको आप किस तरीके से एक्वायर कर देंगे। तो ये आपने 5 तरीके बताए हैं। एक है एक्विजिशन लर्निंग, मतलब जो लर्नर है जो वो अर्जित करेगा। ठीक है, दूसरा है मॉनिटर, फिर वो मॉनिटरी करेगा कि भाई आपको लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही। एकदम से आप दूसरे माहौल में आ रहे हो तो आप उसको मॉनिटरी करते रहोगे कि इसने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। फिर वो अपने नेचुरल स्वभाव में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको मतलब नेचुरली वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप इनपुट दोगे। इनपुट में क्या होगा कि आप कंप्रीहेंसिव अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चे को कि भाई आप उसमें आप कंप्रीहेंसिव में क्या होता है कि व्यापक रूप से लैंग्वेज को सीखने का मौका देंगे। ठीक है, फिर होता है इफेक्टिव फिल्टर। इफेक्टिव फिल्टर में क्या होगा कि इमोशनली आप लैंग्वेज को सिखाएंगे कि इमोशनली वो कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फिल्टर हो जाएगा। क्लियर, तो इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी है, एक्वाइजेशन, फिर मॉनिटरी, नेचुरल, इनपुट और इफेक्टिव फिल्टर। क्लियर, फिर आते हैं भाषा के गुरु। कौन है भाषा के सबसे ज्यादा कहने वाले, अब अभी तक हमने बहुत बार पढ़ लिए होंगे, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने कहा है कि भाई यूनिवर्सल ग्रामर होती है, कि ग्रामर जो होती है ना वो यूनिवर्सली होती है। इनहेटिव अगर आ जाए कि लैंग्वेज जो है इनेटिव होती है, जन्मजात होती है, जो कि आपकी भाषा जो है बच्चा जन्म से ही सीख के आता है। भाषा जो है वो जन्म से ही ग्रामर लेके आती है, व्याकरण को लेके आएगी। तो अगर यूनिवर्सल ग्रामर कहने वाले कौन थे, आपके चॉम्स्की साहब थे। ठीक है, और LAD का भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, चॉम्स्की ने क्या कहा था कि लैंग्वेज जन्मजात होती है, जन्म से ही लैंग्वेज होती है, LAD होती है, अर्जित की जाती है, मतलब आसानी से ही बच्चा जो है लैंग्वेज को सीख सकता है। ग्रामेटिकली लैंग्वेज जो शुरू से ही ग्रामर होती है, जन्म से ही। फिर आते स्किनर साहब। स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने कहा है कि बच्चा कैसे सीखता है, नकल करके सीखता है, नकल करके सीखेगा, इमिटेशन से सीखेगा, या फिर प्रैक्टिस करके सीखेगा, ड्रिल करके, अभ्यास से सीखेगा, ईगोसेंट्रिक टू सोशलाइजेशन, समाज में आकर के सीखेगा।
ठीक है, समाज से नकल करके सीखेगा, सोशलाइजेशन से सीखेगा, फिर इमिटेशन से सीखेगा। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस करके सीखेगा। ड्रिल जहाँ पे आ जाए, तो ड्रिल शब्द जहाँ पे आ जाए तो भाषा किसने कहा है, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करके सीखेगा। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। फिर आते हैं अपने पियाजे साहब, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि जो भाषा है, जो थॉट है, लैंग्वेज के जो थॉट्स हैं, पहले क्या आ जाएंगे, थॉट्स आएंगे। हमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, पहले थॉट आएगी फिर लैंग्वेज आएगी, मतलब पहले विचार आएंगे और फिर भाषा आएगी, ठीक है। फिर आता है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा और विचार पहले क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है समाज में आता है, वो भाषा और विचार क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब याद कैसे करोगे, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्या। जीन पियाजे कौन थे, जीन पियाजे थे भाई क्रिएटिव विचारों के, ठीक है। और क्रिएटिविटी कौन लेके आएगा, जिसके अच्छे विचार होंगे, ठीक है ना। क्रिएट विचारों वाले इंसान कौन थे, जीन पियाजे थे। तो जीन पियाजे कहता है कि पहले विचार आते हैं फिर लैंग्वेज आएगी, ठीक है। वाइगोस्की कहता है कि पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, समाज से इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक जो दिया था उसने सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, वाइगोस्की ने ही दिया था। इसने भाषा को 3 प्रकार बताए हैं, 3 टाइप। एक आपकी साइलेंट स्पीच, एक आपकी सोशल स्पीच और एक आपकी प्राइवेट स्पीच। साइलेंट स्पीच जो आप मन मन में सोचते हो, अपने मन में ही खुद ही सोचते रहते हो, तो वो क्या हो जाएगी, साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होगी कि आप खुद को मोटिवेट करते हो, बोल बोल के खुद ही अपने आप को प्रेरित करते रहते हो, तो वो सोशल स्पीच हो जाएगी। प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होगी कि आप समाज से इंटरेक्ट करते हो, समाज से इंटरेक्ट करके, जैसे हम बातें कर रहे हैं आपस में, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल स्पीच हो जाएगी। प्राइवेट स्पीच जो खुद को मोटिवेट करते हो, जो खुद से ही बातें करते रहते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, हम ये करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। क्लियर। एक होता है कोड स्विचिंग, एक होता है कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग में क्या होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो और एकदम से पढ़ाते पढ़ाते आप चेंज कर जाते हो दूसरी लैंग्वेज में। जैसे आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हो, इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते आप हिंदी में आ गई हो, हिंदी पढ़ाने लग गए हो। जैसे देखो मैंने अभी अभी इधर किया था ना कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही, तो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैं कहाँ पे आ गई थी, हिंदी में आ गई थी। तो मैंने ये क्या किया, कोड स्विच कर दिया, ये कोड स्विचिंग है, ठीक है ना। अब कोड मिक्सिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या करते हो, लैंग्वेज को चेंज करते रहते हो। इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी पढ़ा, हिंदी में नहीं समझ आया, तो आप मातृभाषा में आ गए, तो आप क्या हो जाओगे, मदर टंग में भी आप बच्चों को समझा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी, कोड मिक्सिंग। कभी इंग्लिश बोल रहे हो, कभी हिंदी बोल रहे हो, कभी आप मदर टंग बोल रहे हो, कभी अदर लैंग्वेज बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मिक्स, कोड मिक्सिंग। मिक्स करके आप लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो। कोड स्विच में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, कोड स्विचिंग हो जाएगी। क्लियर। देखिए ये क्या है, BICS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये अपने CTET, अभी जो CTET हुआ था ना 2023 में, उसमें आया हुआ था कि BICS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक, जो बेसिकली हम घर पे बोलते हैं, ठीक है ना, जो डेली यूज में हम चीज़ें बोलते हैं, जैसे हम आपस में घर पे फॉर्मली रूप से हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इनफॉर्मल रूप से हम अनौपचारिक रूप से हम जो तरीके से पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब एक बात आती है CALP। CLP क्या होता है कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज। ये क्या होती है कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, आपकी क्रिएटिव लैंग्वेज होगी, आप स्कूल में किस तरीके से बोल रहे हो, ऑफिस में किस तरीके से बोल रहे हो, एक फॉर्मल तरीके से किस तरीके से बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज। एक होता है क्लू। क्लू क्या होता है कि हिंट देना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लू में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, आप बच्चे को हिंट देते हो, क्लू देते हो, ठीक है। एक होता है चंक रीडिंग। चंक रीडिंग क्या होता है, डिवाइड करके पढ़ना, कि आप कंप्लीट लेसन को एक डिवाइड टुकड़ों में करके पढ़ रहे हो, डिवाइड करके पढ़ रहे हो, तो हो जाएगी चंक रीडिंग, ठीक है। ओके, देखिए PPP की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट। प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है ELT की फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब बात आती है कि एक्वाइजेशन और लर्निंग क्या होती है। एक्वाइजेशन और लर्निंग का जो टॉपिक है, मैंने लास्ट क्लास में, जो कि हमने आज ही अपलोड की है, उस क्लास को वो जाके देख लेना। कंप्लीट डिटेल में मैंने बताया है कि लर्निंग क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सारी की सारी हमने वहाँ पे कंप्लीट की है। भाषा का अर्जित किस तरीके से करेंगे, वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग क्या होगी, आपकी डायग्नोस्टिक क्या होगी, तो डिटेल में मैंने क्लास को ये कंप्लीट करा दिया, तो इस टॉपिक में बात नहीं करूँगी अब।
ठीक है। फिर आती है मदर टंग और मल्टीलिंगुअल क्या होते हैं। मल्टीलिंगुअल की ये मल्टीलिंगुअल के बारे में भी मैंने बोला है वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ मल्टीलिंगुअल की क्या होते हैं। मल्टीलिंगुअल को हम रिसोर्स के रूप में लेंगे, ठीक है। मल्टीलिंगुअल जो है एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स के रूप में लेंगे इसको। ये हमारा कल्चर को बढ़ावा देता है, वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है, ठीक है। बच्चों को क्रिएटिविटी को हाई करता है, मेटालिंग्विस्टिक को इनहेंस करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लिंग्विस्टिक अवेयरनेस होती है कि आप लैंग्वेज के प्रति अवेयर होते हो, सीखते हो। बहुभाषा, ये बहुभाषा क्या है, बहुभाषा हमारा क्या है, एक साधन के रूप में ले, हम अलग अलग कल्चर्स को सीखेंगे, कल्चर्स को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और हमें अलग अलग भाषाओं के प्रति क्या होंगे, हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो लेकिन क्या है, कमी क्या है कि इसमें जो टीचर होता है उसके हवा बैठ जाता है कि हम कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ना, मान लीजिए कि हम हरियाणा वाले, तो हम हरियाणा में ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो केवीएस में पढ़ाते हैं, डीएसएसबी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं, ठीक है। दूर अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये क्या, यहाँ वहाँ पे मुद्दा उठता है कि मल्टी लैंग्वेज बच्चों को हम पढ़ाएं कैसे। अब मान लीजिए वहाँ पे कहेंगे मदर टंग को यूज करो, तो सभी की मदर टंग डिफरेंट डिफरेंट है, किस किस की मदर टंग को यूज करेंगे, है ना। तो जो ये प्रॉब्लम आती है किसके ऊपर आती है, टीचर के ऊपर आती है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर होता है, जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो टीचर कभी भी थक नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। टीचर को तो सब कुछ आता है, बच्चे की नज़र में तो टीचर को सब कुछ आना चाहिए। हमेशा एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम बच्चों को आएंगी वो दूर करनी ही चाहिए। बच्चे तो भगवान है ही, टीचर को भी यहाँ पे भगवान के रूप में ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि टीचर को सब कुछ आता है, ठीक है। और टीचर को, एक टीचर होने के नाते हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार सीखा छोड़ दिया, तो नया नया चीजें सीखेंगे, क्योंकि नई नई चीजें ऐड होती है। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? ये मेरा 2 साल का लड़का है और इसको साथ में लेके ही मैं क्लासेस बनाती रहती हूँ, तो आपको बीच बीच में इसकी आवाज आती रहती होगी, है ना। चलो डिस्टरबेंस आपको करता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं फिर क्लासेस बनाऊं कैसे, ऐसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ही क्लासेस बनाती हूँ। दिन के टाइम में क्लास बनाऊंगी तो इसकी आवाज़ ज़रूर आएगी, इसीलिए मैं रात को क्लासेस बनाती हूँ। हमेशा रात को 1 बजे उठती हूँ, फिर आप लोगों के लिए क्लास बनाती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, क्योंकि दिन में फिर इसकी आवाज़ बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। तो मुझे तो डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उन लोगों को डिस्टर्ब ज़रूर करती होगी। चलिए देखिए आगे क्या है। देखिए एक क्या है, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? देखिए कुछ लैंग्वेज हमने ली है, 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज ऐसी हैं जो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज होती है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है भाई, कोई भी कंट्री होता है अपनी क्लासिकल लैंग्वेज उनको चूज करता है। जैसे देखिए हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, तो हिंदी को हमने एक राष्ट्रभाषा में दे दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, ठीक है। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज वो हो जाएंगी कि उन लैंग्वेज को बहुत मतलब उसमें हम एक साहित्य लिख सकते हैं, ठीक है, हम मूवीज निकाल सकते हैं, तो जिनको बहुत एक ब्रॉड रूप में लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए कन्नड़ भाषा में मूवी आती है, तेलुगु में मूवी आती है, मलयालम में भी आती है, उड़िया में, और लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी भाषाएं हैं आपकी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। अब बात करते हैं कि डायलेक्ट क्या होती है। डायलेक्ट क्या होती है? बोली क्या होती है कि एक ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ कंट्री, कि एक वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का वो पार्ट है जो कंट्री के एक बड़े हिस्से में बोला जाता है। जैसे एक हरियाणवी आ गई, हरियाणवी, गुजराती, महाराष्ट्री, ये सब क्या है, एक बड़े हिस्से में बोली जाती है, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी बोली हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोज क्या होती है, स्टोरी क्या होती है और पोएट्री क्या होती है, ठीक है। देखिए प्रोज क्या होते हैं, जैसे हम कोई नोवेल लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम ट्रैवलिंग के बारे में लिखते हैं, हम आते हैं कहीं भ्रमण करके आते हैं तो उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं, तो वो प्रोज होता है। किसी की याद में लिखते हैं तो वो प्रोज होता है। स्टोरी क्या होगी, मतलब स्टोरी क्या होता है कि हम जो कहानियां होती है वो स्टोरी है, तो प्रोज में ही आ जाती है ये सारी की सारी, ठीक है। फिर आता है पोएट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके देखिए पोएट्री क्या होगी, जैसे सोनेट बोलते हैं। पोएट्री मतलब अलग अलग टाइप्स होती हैं पोएट्री की। सोनेट किसको बोलेंगे? जो 14 लाइन की पोएट्री होती है ना, उसको हम सोनेट बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन आया है कि सोनेट किसको बोलेंगे, तो सोनेट उसको बोलेंगे जो 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। इलीजी क्या होती है कि इलीजी वो होती है कि किसी की डेथ के ऊपर कुछ पोएम लिखना, तो क्या हो जाएगी इलीजी। एपिक क्या होता है? एपिक जैसे रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, एक पोएट्री के रूप में,
ठीक है, तो वो एपिक हो जाएगा। एपिक एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा एपिक। ओड क्या होता है कि एक लॉन्ग नरेशन में हम लिखेंगे, मतलब एपिक से छोटा होता है ये, लॉन्ग नरेशन में लिखेंगे। हम नरेट तो करेंगे, बड़ी पोएम जो होती है उसको बोलेंगे, लेकिन जैसे एक रामायण महाभारत के जितनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ब्रॉड स्टाइल होगी आपकी एपिक और लॉन्ग स्टाइल होगी आपकी, लॉन्ग नरेशन होगा आपका ओडी। एक होता है ब्लैड। ब्लैड क्या होता है कि जैसे देखो पुराने म्यूजिक है, हमारे ओल्ड सॉन्ग है और न्यू सॉन्ग भी लेके आ रहे हैं, और पोएम के रूप में जब हम बोलते हैं, जैसे किसी सॉन्ग को एक पोएम के रूप में लिखते हैं या हम गाते हैं एक म्यूजिक के हिसाब से, जैसे पुराने सॉन्ग्स को हम लेके आ रहे हैं तो उसको ब्लैड बोलते हैं, ब्लैड बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है लिरिक। लिरिक क्या होता है कि म्यूजिकल पोएम को हम क्या बोलेंगे, लिरिक बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है कि रिदम स्किल्स क्या होती है। देखिए रिदम स्किल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक मूवी में एक लड़की बोली अब्बा डब्बा छब्बा, ठीक है ना। तो अब्बा, ये कौन सी मूवी थी बताना मुझे, अब्बा डब्बा, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट तक क्लास देखी है। तो इस क्लास का नाम बता देना मुझे, इस अब्बा डब्बा डब्बा जिस पोएम में जो लड़की बोलती है ना, जॉनी लीवर के साथ में है, तो उस मूवी का नाम मुझे बताना, अब्बा डब्बा चब्बा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है कि जो हमारे लिरिक्स होते हैं ना, जो सीक्वेंस होती है, जो सेम बनते हैं, जैसे मिले अब्बा डब्बा, तो इसको लास्ट में बा बा है ना, तो इसको ए, पहली लाइन में है तो इसको ए बोलेंगे, ये भी लास्ट में ए ही है, ठीक है ना। अब्बा चब्बा हम कब्बा लिख देते हैं, कुछ भी लिख दे समझाने के लिए, ठीक है ना, कब्बा, ठीक है। तो ये कब्बा मैं बा, इसमें बे आया है, इसमें मैं आया है, तो ये क्या है, चेंज हो गया। तो यहाँ जैसे ही चेंज हुआ मैंने बी लिख दिया, ये इसी के ऊपर चेंज हुआ तो ये बी लिख दिया, ठीक है। तो इसका जो रिदम स्किल्स है वो क्या बन जाएगा, ए बी बी, और आता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द के जो सीक्वेंस रिदम होती है ना, वो जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमारा एक है, फिर चेंज हो गया, फिर थर्ड वाला भी सेम आ गया, फिर सेकंड वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम ए नाम लेंगे, फिर चेंज हो गया तो बी ले देंगे, फिर यहाँ पे ए ले देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या आ गया, ए बी, ठीक है। आपको कोई पोएम दे देंगे, पोएम तो आपकी आएगी, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि चारों लाइन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है सभी का, चारों का, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट का अलग हो, सेकंड का अलग हो, और थर्ड और फोर्थ का एक जैसा हो। तो क्या आ गया मेरे पास, देखिए यहाँ अलग है, ए लिख दिया, फिर यहाँ चेंज हो रहा है तो बी लिख दिया, थर्ड और फोर्थ का ये सी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिदम्स का पता लगाना है कि ये एक जैसी है या नहीं है। शुरू में हम ए से ही शुरू करेंगे, चेंज होते ही हम बी लिख देंगे, फिर अगर मान लीजिए फर्स्ट वाली आ रही तो उसी के हिसाब से ही हम उसके अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि रिदम स्किल्स क्या होती है, क्लियर। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुकबंदी बोलते हैं, ठीक है ना। पोएम्स की तुकबंदी कैसी है, कविता की तुकबंदी कैसी है, क्लियर। फिर आती है आपकी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये कंप्लीट मैंने बता भी दी है लास्ट क्लास में, फिर भी क्या होता है कि एक होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, और आपकी रेमेडियल क्या होती है। भैया डायग्नोस्टिक वो होती है कि किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके घर पे कोई इशू है, कि उसका फिजिकली कोई इशू है, हो सकता है वो बीमार हो सकता है घर पे कुछ ऐसा मैटर हो गया हो सकता है उसका माहौल ऐसा हो सकता है टीचर्स के द्वारा दबाया गया हो, तो उसके जो कारण है ना, जो ना पढ़ने के, ना समझ में आने के, अफेजिया हो, उसकी कोई मतलब कोई ना कोई उसकी बीमारी हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, तो किस टाइप का डिसऑर्डर है उसका कारण जान करके उस कारण के अनुसार उसका उपचार किया जाए, वो होता है रेमेडियल टीचिंग। बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें, उसको मोटिवेट करके उसका जो प्रेशर है, मेंटली प्रेशर, उसको दूर किया जाए, मतलब उसको एक माहौल दिया जाए पढ़ने का, तो वो होता है रेमेडियल टीचिंग। उसको डिटेल में करवाया मैंने लास्ट क्लास में, उसको जरूर देख ले। देखिए 4 ही क्लास दी है, ये 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास में मैराथन लेके आ गए हैं, तो आपकी 5 ही क्लास हैं, आपके नंबर बनेंगे तो भैया आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5 क्लास कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेज है, उनको जरूर देखना। और है ना, एक और बात बता देती हूँ कि मेरा इंग्लिश मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैं मैथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे लगा कि बच्चों को हेल्प हो जाए, और मैंने कलेक्ट किया कहीं से टॉपिक्स, और वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, तो कमियाँ बिल्कुल भी नहीं निकाल ली है मुझ में, कि मैं सच में कह रही हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि भाई आपको ऐसा पढ़ा रहे हो, ऐसा पढ़ा रही हो, मैं अपनी ओर से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है।
और मैंने कहा कि अगर कोई मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में कोई ऐसी वैसी दिक्कत आ गई हो, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी की भी टीचर नहीं हूँ ना, तो मैं हिंदी भी डर डर के पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं इंग्लिश की भी टीचर नहीं हूँ, तो जैसे मैं अदर सब्जेक्ट की तरफ जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा भय आता है कि पता नहीं मैं कैसा पढ़ा के दूंगी, ठीक है। अपनी ओर से हर टीचर बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो मैंने भी अपनी ओर से बेस्ट टॉपिक निकाल के बेस्ट तरीके से बढ़ाने की कोशिश की है। आपको समझ में आए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपकी हेल्प ज़रूर होने वाली है। तरीका मेरा चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। ओके, अब हम बात क्या कर रहे थे कि भाई हमें अच्छा पढ़ना क्या है कि रेमेडियल टीचिंग जो है ना, एक क्रिटिकल थिंकिंग को दूर करना है, मतलब उसकी सोच को बदलना है, बच्चे के माहौल के अनुसार चलना है, ठीक है। फिर आता है कि इवेल्युएशन असेसमेंट टॉपिक। इवेल्युएशन असेसमेंट टॉपिक मैं ऐड भी कर दूंगी इंग्लिश पेडागोजी वाले में। जो जो टॉपिक इंग्लिश के आएंगे ना, वो सारे मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपकी हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी और आपकी सीडीपी का जो टॉपिक है वो सेम है, आपके इवेल्युएशन असेसमेंट और आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन, ये तीनों टॉपिक इसमें भी वही आएंगे और इंग्लिश में भी वही आएंगे और आपकी सीडीपी में भी वही आएंगे, तो वो मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीट प्ले लिस्ट को देख लेना है। अच्छा, फिर एरर क्या होते हैं? एरर इन ग्रामर लैंग्वेज में जो एरर होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैरिकुलम्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डोंट क्रैक द इमीडिएट। आप कभी भी डोंट क्रैक, बच्चे में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, इशू आ रहा है, तो उसकी जो कमियां है ना, उसको एकदम से दूर ना करें, ठीक है ना। उसको इमीडिएटली उपचार ना दे, इमीडिएटली उसको ये ना बताए कि हाँ ये आंसर है, नहीं, उसको कोशिश करे, आप थोड़ा सा क्लू दे, थोड़ी हिंट दे, ताकि बच्चा खुद सोचे और खुद सोच करके अपने आंसर को अपने तरीके से बाहर लेके आए। तो ये आपका रहेगा कि आप इमीडिएटली आप आंसर नहीं देंगे, उसी टाइम पे आप आंसर नहीं देंगे, पहले कोशिश करें कि बच्चा खुद आंसर लेके आएगा, क्योंकि आप तो खुद पढ़ा चुके हो ना। इससे क्या होगा, टू थिंक एंड रिप्लाई देम, वो क्या करेगा, वो खुद सोचेगा और खुद ही रिप्लाई देगा, ठीक है। इंडिकेशंस टू ऑफ लर्निंग, आप उसको इंडिकेट कर सकते हो, आप उसको क्लू दे सकते हो, हिंट दे सकते हो, ठीक है। मेथड्स की क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप कौन से मेथड होते हैं कि आपके डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, आपके ट्रांसलेशन मेथड होता है, ये सारे के सारे मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, मेथड हमने कंप्लीट कर दिए हैं, वो जाके क्लास देख लेना, उसमें से हो जाएंगे, ठीक है। एक होता है मिनिमल रिस्पॉन्स। मिनिमल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये टॉपिक आया है, न्यू यू का यू वर्ड आया है, मिनिमल रिस्पॉन्स। मिनिमल रिस्पॉन्स में क्या होगा, आप हिंट देंगे, बच्चे को क्लू देंगे, आप कंप्लीट उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। एक होता है आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप फोन से पढ़ रहे हो, आप सर्वेदर्शक सामग्री से पढ़ रहे हो, प्रोजेक्ट से पढ़ रहे हो, आप प्रयोगशाला में जाके पढ़ रहे हो, तो ये सारी क्या है, आपकी आईसीटी, जो आपके कंप्यूटर पर आधारित है सारी की सारी, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती हैं, ये भी देख लीजिए। ये प्राइमरी स्किल्स क्या होती है, ये है आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी क्या है, प्राइमरी स्किल से है। और दूसरी है रेनफोर्समेंट स्किल्स, कौन सी है, रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं पुनर्बलन स्किल्स कौन सी है, या फिर रीइंफोर्समेंट स्किल्स हैं आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो ये कई बार आया है, तो देख लेना। प्राइमरी स्किल्स है, आप शुरू में क्या करते हो, लिसनिंग और स्पीकिंग। बच्चा क्या करता है, शुरू में छोटा होता है जब वो सुनता है या बोलता है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी स्किल्स में आ जाएगा। पुनर्बलन, आप किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हो, या तो लिख करके या फिर बोल करके, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। ओके, एक होता है होमोफियम होता है, एक होता है होमोफियम होता है, एक होता है होमोग्राफ। होमोफियम क्या होता है कि जो सेम लिखे जाए, सॉरी, होमोग्राफ क्या होता है, जो सेम लिखे जाए, तो उसको बोलते हैं होमोग्राफ्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक है भाई स्पीयर वोर्फ, ये और देख लो, तो स्पायर वोर्फ क्या था, लैंग्वेज डिटर्मिनेशन थ्योरी दी थी। लैंग्वेज डिटर्मिनेशंस, हाँ जी, आ रही बेटा, डिटर्मिनेशंस थ्योरी किसने दी थी, स्पायर वोल्फ ने दी थी ये लैंग्वेज डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। जो हम लाइफ में हम जो भी सोचते हैं
वो ही हमारी लैंग्वेज बन जाती है। तो ये किसने दी थी? स्पायर वोर्फ ने दी थी। कौन सी थ्योरी थी ये? लैंग्वेज डिटर्मिनेशन थ्योरी। क्लियर? ओके, तो अब तक तो कोई टॉपिक रहा नहीं होगा। एक एवेल्युएशन एंड असेसमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी भी कंप्लीट हो चुकी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना एंड यू कैन डू इट, यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।